Good morning, friends. Today I am going to start set theory. Sets. First of all, what is a set? ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर को लोअर क्लासेस में तो आप लोग थोड़ा ये मान करके चलते हैं कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा, लेकिन अगर कहीं हायर क्लासेस में जाकर के आपको मैथमेटिक्स पढ़ने का मौका मिलता है तो तब आपको मालूम होता है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस सेट। इसमें जो बताई गई कुछ बेसिक थिंग्स हैं उनको हम हायर लेवल पर जाकर के जब हमें मालूम नहीं होता है उनके बारे में तो हमें बड़ी प्रॉब्लम होती है, कुछ टॉपिक्स हमें क्लियर नहीं होते। तो इसलिए इस चैप्टर को बड़े ध्यान से समझना है, आपको मन से करना होता है, सो दैट कि हायर लेवल पर और ये जो प्रेजेंट लेवल आपके पास है इसमें आपको किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो। करेक्ट। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज ए सेट? किसे बोलते हैं जी हम एक सेट? अगर हम डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जाएं तो हम बोलते हैं ए सेट is a collection of well defined objects. Collection of well defined objects. आपने बोला कि कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स तक तो समझ में आया, लेकिन बात आई वेल डिफाइंड की कि वेल डिफाइंड क्या है, क्यों कहा गया ये वेल डिफाइंड, क्या मीनिंग है इसका। तो इस वेल डिफाइंड के बारे में आप कहते हैं कि जिसकी डेफिनेशन हर पर्सन के हिसाब से एक जैसी हो उसे वेल डिफाइंड हम लोग बोलते हैं जी। कैसे? जैसे अगर मैं आपके सामने लिखूं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स तो शायद जिसको सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के बारे में मालूम है वो क्या लिखेगा जी? वो सीधा 1 2 3 इस तरह से नंबर्स एक से स्टार्ट करेगा और एक एक के गैप के बाद लिखता चला जाएगा जी। तो ये हो गया जी सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, जिसकी डेफिनेशन हर एक के लिए एक जैसी है, डिफरेंट नहीं है जी, अलग अलग नहीं है जी। अब एक कलेक्शन और देता हूं जी मैं, सेट ऑफ, नॉट सेट ऑफ, कलेक्शन ऑफ most talented
बैट्समैन ऑफ इंडिया, कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड बैट्समैन ऑफ इंडिया। तो ठीक है जी, बनाइए इसकी लिस्ट। चलो जी, मैं यहां पर आपको 5 दे देता हूं कि कलेक्शन ऑफ 5 मोस्ट, कलेक्शन ऑफ, यहां आप लिख दीजिए 5 मोस्ट टैलेंटेड बैट्समैन ऑफ इंडिया। तो अब इन मोस्ट टैलेंटेड में मेरी लिस्ट में तो नाम होगा जी धोनी का, रोहित का, रैना का, और एक 5वां और डाल देता हूं जी रहाणे का। चलिए जी, 5 हो गए, 1 2 3 4, एक और रह गया जी, धमन का। करेक्ट। तो मैंने तो ये 5 अपने पेश कर दिए जी आपके सामने। क्या आप सभी एग्री करते हैं इससे? नहीं जी, आपकी लिस्ट में शायद कुछ नाम डिफरेंट हो। किसी तीसरे पर्सन की बात करूंगा तो उसकी लिस्ट कुछ और डिफरेंट जाएगी जी। तो फिर हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे कि दिस कलेक्शन इज नॉट ए सेट। ये कलेक्शन सेट नहीं है जी। तो अब समझ में आ गया जी आपको वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मतलब है जिसकी लिस्ट पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करनी चाहिए, उसे हम बोला करते हैं जी सेट। तो जहां कहीं भी आपको ऐसा लगे कि लिस्ट वेरी कर रही है, आपकी लिस्ट कुछ आएगी, मेरी लिस्ट कुछ और आएगी, तीसरे की लिस्ट कुछ और आएगी, तो ऐसी सिचुएशन में आप बोलेंगे दैट कलेक्शन इज नॉट ए सेट। वो कलेक्शन एक सेट का फॉर्मेशन नहीं करता है जी। ठीक। अब आइए कुछ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ सेट्स को हम डिस्कस करते हैं। वी स्टार्ट विद द सेट एन। आपको जानना है कि ये एन क्या होता है। एन हम बोलते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। और नेचुरल नंबर्स आप 1 2 कुछ इस तरह से लिखते हैं, एक एक के बाद स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड राइट एलिमेंट्स आफ्टर द डिफरेंस ऑफ 1। एक एक के अंतर के बाद एलिमेंट्स को लिखते चले जाइए। ठीक है। एक बात और बता दूं साथ में कि जब भी हम किसी सेट को लिखा करते हैं तो उसके लिए कुछ इस तरह के ब्रैकेट्स, ब्रेसेस हम लोग लिखा करते हैं। दीज ब्रेसेस रिप्रेजेंट द सेट। और इन ब्रेसेस के अंदर हम कॉमा लगा लगा करके जो एलिमेंट्स लिखते हैं, दे आर कॉल्ड द एलिमेंट्स। उन्हें हम सेट के एलिमेंट्स बोला करते हैं जी। अब किसी भी सेट को कैपिटल लेटर से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ए हो गया, बी हो गया, एक्स हो गया, वाई हो गया, कुछ ऐसा रिप्रेजेंटेशन हम सेट्स का किया करते हैं, और बाय द कैपिटल लेटर्स। करेक्ट। वी जनरली यूज कैपिटल लेटर्स टू रिप्रेजेंट a set, and
स्मॉल लेटर्स फॉर एलिमेंट्स। जो एलिमेंट्स किसी सेट के पार्ट होते हैं, मेंबर्स होते हैं, उनको हम स्मॉल लेटर से जनरली यूज करते हैं। आ जाइए जी वापस। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स की हमने बात की आपके साथ। कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। एक एक के डिफरेंस के बाद एलिमेंट्स को हम लिखते चले जाते हैं। 1 2 3 स्टार्ट विद 1 और आफ्टर डिफरेंस ऑफ 1। दिस इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब आ जाइए जी Z। Z होता है सेट ऑफ इंटीजर्स। अब इंटीजर्स में हम लोग पूरी वैल्यूज लिया करते हैं। वी स्टार्ट विद द 0 इन द मिडल। 1 2 3। ये तो नेचुरल नंबर जैसा हो गया जी। अब नेगेटिव सेक्शन पर भी आ जाइए। -1, -2, -3। दीज आर द सेट ऑफ इंटीजर्स। अब अगर इन सेट ऑफ इंटीजर्स में हम पॉजिटिव इंटीजर्स को लेना स्टार्ट करें तो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स 1 to infinity। 1 से स्टार्ट कीजिए, इंफिनिटी तक फिनिश कर दीजिए। तो दे आर कॉल्ड द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। करेक्ट, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। इसी तरह से अगर आप नेगेटिव लेना चाहते हैं तो Z माइनस लगा दीजिए। सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स हम लोग उसे बोल देंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है Q। Q इज द सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। अब रेशनल नंबर्स आप जानते हैं जी। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं जिन्हें हम अपॉन की फॉर्म में लिखते हैं जी। 1/2, 5/6, 7/10 एंड दिस टाइप ऑफ नंबर्स, इन्हें हम रेशनल नंबर्स कहते हैं जी। अब रेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करने की बारी आए तो उसको कहते हैं कि हम लिखते हैं P/Q की फॉर्म में। P/Q की फॉर्म में हम उनको लिखते हैं जी। सच दैट, ये जो कॉलन हमने डाला इससे हम लोग रीड करते हैं सच दैट P और Q कौन है जी? P एंड Q आर इंटीजर्स। P एंड Q आर इंटीजर्स, लेकिन Q पर एक रेस्ट्रिक्शन है कि Q जो है ना वो 0 नहीं होना चाहिए। Q अगर 0 होगा तो अनडिफाइंड, नॉन डिफाइंड, इंफिनिटी की सिचुएशन हमारे पास आ जाएगी जी। तो ये हमारे पास सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। पॉजिटिव रेशनल नंबर्स भी हो सकते हैं, नेगेटिव रेशनल नंबर्स भी हो सकते हैं। तो अगर हम उन्हें भी इसी तरीके से Q प्लस और Q माइनस करके दें तो सेट ऑफ पॉजिटिव सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर्स जो पॉजिटिव होंगे, सेट ऑफ नेगेटिव रेशनल नंबर्स जो नेगेटिव आपके पास होंगे जी। करेक्ट। अब हमारे पास आ गया एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जिसके बारे में स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज रहता है।
आर सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स। किसी स्टूडेंट से पूछो, हां जी आप बताइए जी कि सेट ऑफ रियल नंबर्स क्या होता है? सर 1 2 3 4। और बताइए जी और कुछ होता है? नहीं जी बस ठीक है जी। या फिर बोल देता है जी नेगेटिव भी होते हैं जी। नहीं जी, सेट ऑफ रियल नंबर्स का मतलब है कि हम जो भी नंबर्स जानते हैं, चाहे वो प्लस के हैं, चाहे वो माइनस के हैं, चाहे वो अपॉन वाले फ्रैक्शन वाले हैं, चाहे वो पॉइंट वाले हैं, चाहे वो रूट वाले हैं, वो सारे के सारे नंबर्स जो हैं दे आर द सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो अब बात आप क्या पूछेंगे कि जी कुछ ऐसे भी होते होंगे जो सेट ऑफ रियल नंबर्स नहीं होते होंगे, जो रियल नंबर्स नहीं होते होंगे? हम बोलेंगे यस, ऐसे भी होते हैं जी। अगर मैं यहां पर आपको डिफरेंट नंबर्स की बात करके बताऊं तो ये दो कैटेगरी में यहां हमने बनाया, एक रियल नंबर्स और दूसरे होते हैं नॉन रियल, जिन्हें हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। और कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी आपने पढ़ा होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर्स वो होते हैं जिनमें आयोटा होता है जी। आयोटा, आयोटा कब आता है जी? जब किसी भी नेगेटिव वैल्यू का हम रूट निकालते हैं तो आयोटा आता है जी। तो वो नंबर्स कुछ इस टाइप के होते हैं, a प्लस आयोटा b, उन्हें हम कॉम्प्लेक्स नंबर कह रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं केवल रियल नंबर्स के भी। तो रियल नंबर्स वो हुए जो कॉम्प्लेक्स नहीं है जी, यानी जिनके साथ आयोटा नहीं लगा हुआ है, वो सारे रियल नंबर हैं, कैसे भी हो जी। ठीक है, तो अब तो नहीं बोलेंगे आप 1 2 3। तो रियल नंबर्स वो हुए जिनके साथ आयोटा नहीं है, वो सारे रियल नंबर्स हैं, और जिनके साथ आयोटा लग गया वो रियल नंबर नहीं है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर हो गए। इमेजिनरी नंबर्स भी बोला जाता है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर ऑल्सो नोन एज द इमेजिनरी नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में भी किसी और क्लास में बात करेंगे जी। तो प्रेजेंटली हमने बात की आपके पास सेट ऑफ रियल नंबर्स, और आपको समझ में आ गया कि रियल नंबर्स हम लोग किन्हें कहते हैं जी। करेक्ट। नाउ बैक टू द सेट। करेक्ट। अब आइए जी, सेट्स हमने बताया जी, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड द सेट। अब आते हैं जी कि सेट्स को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, सेट्स को रिप्रेजेंट किस तरह से करते हैं। वैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले जो नेचुरल नंबर, रियल नंबर्स, रेशनल नंबर्स हमने यहां लिख करके दिखाया, उनमें रिप्रेजेंटेशन थे हमारे सामने। लेकिन अब सिस्टमैटिक वे में आप सेट्स के रिप्रेजेंटेशन को समझते हैं कि सेट्स को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अब सेट्स को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, या इस रोस्टर फॉर्म को हम लोग टेबुलर फॉर्म भी कह देते हैं। टेबुलर फॉर्म। और दूसरा जो फॉर्म हमारे पास है, दैट इज द सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म।
तो एक ही सेट को, किसी एक सेट को हम लोग दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक हम कह रहे हैं जी रोस्टर फॉर्म, दूसरा हम कह रहे हैं जी सेट बिल्डर फॉर्म। अब रोस्टर फॉर्म जैसे मान लीजिए मैंने आपके सामने लिखा 1 4 9 16 लाइक दिस, इस तरह से हमने लिखा जी, जिसमें हमने सारे के सारे एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर दिया जी। यहां तो सारे के सारे मेंबर्स को लिस्ट फॉर्म में, लिस्टेड फॉर्म भी बोलते हैं जी इसको, लिस्ट फॉर्म में हमने सारे एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर दिया। आपको दिखाई दे रहे हैं सारे के सारे एलिमेंट्स, राइट। अब आई बात दूसरा फॉर्म जिसे हम बोल रहे हैं सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या करते हैं, एक्स, सबसे पहले हमने लिखा ये एक्स। इसका मतलब है कि जो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स, एक्स मीन द एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट आर सच दैट, ये कॉलन लगा दिया हमने, एलिमेंट्स ऑफ द सेट आर सच दैट एक्स इज सच दैट एक्स का मतलब है एक्स, ये वाला एक्स जो है ये तो एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है, एलिमेंट्स ऑफ द सेट आर सच दैट, फिर उसके बाद क्या लिखना है, हमने उस एक्स की प्रॉपर्टी लिखनी है कि उस सेट के सारे एलिमेंट्स की क्या प्रॉपर्टी है जी। अब अगर हम यही डेफिनेशन, वो जो ऊपर हमने रोस्टर फॉर्म में एक सेट लिखा हुआ है, उसके लिए हम लिखने की कोशिश करें तो क्या दिखता है जी, एक्स इज सच दैट एक्स इज द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स। आपको दिखाई दे रहा है ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर और 4 के स्क्वायर, बस 4 स्क्वायर तक हम लोग रुक गए थे, उसके आगे तो नहीं गए ना। तो आपने एक कैरेक्टर तो लिखा कि स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर है, उसके अलावा एक कैरेक्टर और भी तो है, तो दूसरा कैरेक्टर है, उसके लिए फिर आप क्या लगाइए, बीच में एंड लगाइए। तो स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर एंड एक्स कहां से स्टार्ट हुआ जी, आपने कहा जी 1 से स्टार्ट हुआ, और कहां से चला गया जी, आपने कहा 4 तक चला गया जी। कि x की वैल्यू 1 से लेकर 4 तक, 1 का स्क्वायर करो, ये आएगा 2 3 एंड देन 4, 1 2 3 एंड देन 4, तो 4 एलिमेंट आ गए, हर एक एलिमेंट का स्क्वायर करके आपके पास मेंबर्स आ गए। तो यही एक ही सेट के लिए ये रोस्टर फॉर्म हो गई जी, और उसी को हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया जी आपके सामने। इज इट फाइन? तो आपको पता चला कि रोस्टर फॉर्म में सारे एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं और सेट बिल्डर फॉर्म में उन सारे के सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को लिख देते हैं जी, ताकि उनकी प्रॉपर्टीज को समझ करके उस सेट के सारे एलिमेंट्स को समझा जा सके, लिखा जा सके। ऑल राइट, राइट। नाउ come to some more problems on this। मान लीजिए हम एक सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रहे हैं आपके सामने, व्हाट इज दैट, एक्स इज सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, एक्स इज सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर। एक प्रॉपर्टी तो ये हो गई जी कि वो जो एलिमेंट है उस सेट की क्या प्रॉपर्टी बताई कि दैट इज ए नेचुरल नंबर। साथ ही साथ कुछ और भी बताया जी, उस एक्स की वैल्यू 3 और 10 के बीच में है जी। तो क्या समझे आप समझे कि नेचुरल नंबर हमको लिखने हैं 3 और 10 के बीच में। अब 3 और 10 के बीच में है, लेकिन 3 के इक्वल नहीं है, 10 के इक्वल भी नहीं है, तो आपको क्या समझ में आया, 4 5 6 7 8 और 9 तक इस तरह से लिख सकते हैं जी। तो हमारे पास यहां
सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन था, हमने उसको टेबुलर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। एक और लिखते हैं जी किसी सेट को जी, बी हमने एक सेट और कंसीडर किया और उसमें लिखा x इज सच दैट x, और वो हमने लिख दिया n स्क्वायर के बराबर। x इज सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर, और वेयर n बिलोंग्स टू कैपिटल N, और कैपिटल N आपको यहां बताने की जरूरत नहीं है कि दैट कैपिटल N इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो आपने कहा आपने n स्क्वायर लेना है सारे एलिमेंट्स, अर्थात नेचुरल नंबर। अब याद कीजिए नेचुरल नंबर क्या बताया था जी, 1 से स्टार्ट होते हैं, उनका क्या लिखना है, आपने स्क्वायर लिखना है जी। तो आप रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे स्क्वायर ऑफ दीज नंबर्स लाइक दिस। अब इसमें कोई लिमिट नहीं है जी, इनफाइनाइट तक चले जाइए जी, कितने भी एलिमेंट। तो आप इस तरीके से 2-3 एलिमेंट्स लिखने के बाद डॉट डॉट लगा करके शो कर दीजिए कि दीज आर नॉट फाइनाइट, इनफाइनाइट आपके पास है जी। एक और सेट लिखते हैं जी, हमसे बोला गया x इज सच दैट x इज इक्वल टू n ओवर n प्लस 1, n ओवर n प्लस 1, वेयर दिस n, ये एक लेटर ये यूज कर रहे हैं जी, दिस लेटर, इसको पढ़ते हैं बिलोंग्स टू, दिस इज बिलोंग्स टू, और इसे लिख करके अगर ऐसे काट दें तो दैट इज डज नॉट बिलोंग्स टू। डज नॉट बिलोंग भी लिख सकते हैं जी। आपसे कहा गया कि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इस फार्मूले को यूज करना है, n की वैल्यूज पुट करनी है, और साथ ही साथ एक बात और भी गिवन है कि n की वैल्यू 1 और 6 के इक्वल भी है और 1 और 6 के बीच में भी है जी। तो अब ये आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म था जी, आपने अब इसके एलिमेंट्स को लिखना है जी। कैसे लिखें जी, n का वैल्यू कहां से स्टार्ट होगा, स्टार्ट फ्रॉम दिस एलिमेंट, क्या है ये 1, तो अगर मैं यहां 1 पुट कर दूंगा, नीचे भी 1 पुट कर दूंगा तो 1 प्लस 1 हो जाएगा जी, 1/2 हो जाएगा जी। यहां अगर 2 पुट करूंगा तो 2/3 हो जाएगा, यहां 3 पुट करेंगे तो 3/4 हो जाएगा, 4 पुट करेंगे 4/5, 5/6, 6 भी पुट कर सकते हैं। हमें केवल रेस्ट्रिक्ट किया गया है अप टू 6, तो 6/7 तक आपके पास एलिमेंट्स आ गए, 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 एंड 6/7। तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस सेट इन द रोस्टर फॉर्म, करेक्ट। और टाइप लेते हैं, एक डी सेट और लेते हैं जी, उसमें बोलते हैं सेट ऑफ लेटर्स ऑफ वर्ड कंप्यूटर। Set of letters of word computer. Set of letters of word computer. अब जब इस तरह का लेटर आता है तो उसका ये क्या फॉर्म हुई, ये तो लैंग्वेज की टर्म में हुई, जिसे हम क्या बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में आप जानते हैं इसके एलिमेंट्स कैसे लिखेंगे जी, C, O, बीच में कॉमा लगाइए, एक एक एलिमेंट्स को रिपीट लिखिए जी। लेकिन रिपीटिशन अलाउड नहीं है जी। अगर मान लीजिए C एक बार आ गया तो आगे भी कहीं दोबारा आता है तो वी कैन नॉट रिपीट दैट एलिमेंट, एक ही बार लिखना होता है जी। COMPUTE और R, मुझे लगता है कोई भी लेटर रिपीट नहीं है, इसलिए हमें सारे के सारे इस तरीके से कॉमा लगा करके सेपरेट सेपरेट
लिख देने पड़े जी। करेक्ट। चलो एक रिपीटिशन वाला भी ले लेते हैं जी। सेट ऑफ लेटर्स ऑफ वर्ड मैथमेटिक्स। द सेट ऑफ letters of word mathematics। राइट, करेक्ट। अब इसको किस तरह से लिखेंगे जी हम? वी कैन राइट MATHA। यहां तक तो लिख दिया जी हमने। अब M लिखने लगे, आ गया जी। A भी एक बार लिखा हुआ है जी, दोबारा नहीं करना है। देन T, ओनली IC एंड S। MATHEIC and S. These are the letters of the word mathematics. Fine. एक और लें, F सेट एक लेते हैं जी। उसमें क्या बोला? X is such that X is an integer। अब इंटीजर याद कीजिए आप। इंटीजर 0 भी होता था, पॉजिटिव नेगेटिव भी आपके पास होते थे जी। एंड x का स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4। आपसे बोला गया x इंटीजर है, लेकिन उस x का जब आप स्क्वायर करेंगे तो वो 4 से लेस आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि आपको सोचने हैं ऐसे इंटीजर्स जिनका स्क्वायर करने के बाद 4 आए या 4 से लेस आए। तो आपको क्या क्या दिखाई देता है जी? आप अगर यहां एक लाइन ड्रॉ करें तो x का स्क्वायर लेस देन 4, तो अगर मैं x की बात करूं तो वो -2 और +2। तो यहां आएगा x स्क्वायर लेस देन 4। अगर आप इसको सॉल्व करें तो x का वैल्यूज लाइज बिटवीन -2 एंड +2। अब -2 और +2 के बीच में जो इंटीजर्स आपके पास होंगे वो कौन कौन से होंगे? -2, -1, 0, 1 एंड देन 2। तो दीज आर द set of integers lying between -2 and +2, right? This is the representation of sets in the roster form as well as in the set builder form. Next is empty set। नाम से ही पता लग रहा है, empty, खाली। empty set को void set भी बोलते हैं जी, null set भी बोलते हैं जी। empty set, void set, null set। अब empty set का मतलब है कि कोई एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना प्रेजेंट हो। एनी सेट हैविंग नो एलिमेंट
एनी सेट हैविंग नो एलिमेंट इज कॉल्ड द एम्प्टी सेट। अब एम्प्टी सेट को अगर आप रिप्रेजेंट करते हैं तो ऐसे ब्रेसेस लगा दीजिए और बीच में कोई एलिमेंट नहीं लिखो जी। अब कोई एलिमेंट नहीं है तो एम्प्टी तो हो गया ना, है ना, दिखाई दे रहा है आपको कि कोई एलिमेंट नहीं, खाली पड़ा हुआ एलिमेंट, खाली पड़ा हुआ सेट है जी। यह एक सिंबल और है जी कुछ इस तरह से जी। क्या पढ़ते हैं इसको? यस, क्या? फाई। तो एम्प्टी सेट को हम फाई से भी रिप्रेजेंट करते हैं, या इस तरीके से ब्लैंक ब्रेसेस लेकर के। अब बात आई है आपकी, ऑब्जेक्शन करेंगे आप कि जी एम्प्टी का क्या मतलब हुआ जी, किस तरह का, कोई एग्जांपल दीजिए जी आप। तो एम्प्टी सेट के बारे में अगर आप कहने की कोशिश करें, मान लीजिए हम एक एग्जांपल लिखते हैं, x is such that x lies between 1 and 2, 1 और 2 के बीच में प्रेजेंट है जी x, और साथ ही साथ एक रेस्ट्रिक्शन और लगा दी कि x इज ए नेचुरल नंबर, x इज ए नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर तो 1 के बाद तो 2 आता है, 1 और 2 के बीच में तो कोई नहीं नेचुरल नंबर होता। तो फिर क्या पूछ रखा उसने? कुछ नहीं पूछ रखा है जी, अर्थात एम्प्टी, कोई भी एलिमेंट लिखने के काबिल हैं आप? नहीं जी, यू आर नॉट गोइंग टू राइट एनी एलिमेंट, कोई एलिमेंट नहीं होगा जी इसमें, इसलिए हमने क्या लिख दिया? एम्प्टी ब्रेसेस लगा दिया जी। यानी कौन सा सेट हो गया जी? एम्प्टी सेट हो गया जी, करेक्ट। और बात करते हैं जी, एक और एम्प्टी सेट का एग्जांपल लिखता हूं मैं आपके सामने। x is such that x square minus 2 is equals to 0 and x is a rational number, x is a rational, x is a rational number। अब सबसे पहले तो ये क्लियर हो जाए कि जी रेशनल नंबर तो आपने बताया ही नहीं जी। रेशनल नंबर सुनिए जी पहले। देखिए रेशनल नंबर होता है जिसे हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिखते हैं जी, और जो P अपॉन Q की फॉर्म में ना लिखा जा सके जी उसे हम बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। कौन से होते हैं जी इर्रेशनल नंबर? जैसे रूट वाली वैल्यू है जी, जिसका पूरा पूरा रूट नहीं निकल सकता है, जैसे √2 है जी, √3 है जी। तो ये रूट वाली वैल्यूज अगर आप कंप्लीटली रूट निकालने की इसका कोशिश करेंगे तो कभी भी ये टर्मिनेट नहीं होगा जी। टर्मिनेट नहीं होगा तो आप बोलेंगे P अपॉन Q की फॉर्म बनेगी नहीं जी। तो जब P अपॉन Q की फॉर्म नहीं बनेगी तो इर्रेशनल नंबर हो गया जी। तो अब उसने बोला है x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अगर हम इस x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0 को सॉल्व करें तो x की वैल्यू प्लस माइनस √2 आ जाएगी। अब रूट वाली वैल्यू को तो हम क्या बोलते हैं जी? इर्रेशनल बोलते हैं। यहां क्या बोला हुआ है? रेशनल। तो x रेशनल चाहिए जी उसे, तो आपने कहा जी नहीं जी x तो रेशनल नहीं है जी, x तो इर्रेशनल है जी। तो इसका भी आंसर क्या हो गया जी? एम्प्टी सेट जी, कि हमें कोई भी रेशनल नंबर इस वाली इक्वेशन से सॉल्यूशन करने के बाद ऑब्टेन नहीं हुआ जी। इसलिए हमने बोला कि हमारे पास तो इर्रेशनल आ रहे हैं जी, रेशनल कहां से लाएं जी। इसलिए हमने क्या कहा? नहीं जी कुछ नहीं लिख सकते, हम एम्प्टी सेट लिखना पड़ेगा जी हमें। राइट। एक और एग्जांपल लिखता हूं जी आपके सामने। x is such that x is a natural number is a natural number, लेकिन कुछ और भी है।
x कहते हैं 5 से तो छोटा है नेचुरल नंबर और 7 से बड़ा है। क्या आप कोई ऐसा नेचुरल नंबर जानते हैं जो 5 से तो छोटा हो? ऐसा लिखूं, दिस इज 5, दिस इज 7, 5 से तो छोटा हो, 7 से बड़ा हो? नहीं ना, गलत बोल रहा है ना। तो आप क्या कहेंगे? अगर वो ये बोलता कि 5 और 7 के बीच में कोई नेचुरल नंबर, तब तो हमारा आंसर 6 आ जाता, लेकिन उसने तो गलत बोल रखा है। बोला x का वैल्यू जो है वो 5 से लेस होना चाहिए, तो 5 से लेस का मतलब लेफ्ट हैंड साइड में 5 के और 7 के राइट हैंड साइड में। तो क्या कोई ऐसा एलिमेंट मिल रहा है आपको? आप कहेंगे नहीं मिल रहा है जी। तो कैसे ब्रेसेस लगाना पसंद करेंगे आप? एम्प्टी जी। आंसर क्या हो गया? एम्प्टी, एम्प्टी सेट, राइट। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे पास आते हैं फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट। अब फाइनाइट सेट कौन हुआ जी? जिसकी कुछ लिमिट हो जी। क्या एम्प्टी सेट फाइनाइट होता है जी? यस, एम्प्टी सेट फाइनाइट सेट होता है जी। या फिर एक ऐसा सेट जिसके अंदर एक फिक्स्ड क्वांटिटी के एलिमेंट्स प्रेजेंट हो जी, उसको हम कहते हैं जी फाइनाइट सेट जी। क्या लिखूं जी? ए सेट विच इज आइदर एम्प्टी। एक सेट या तो एम्प्टी हो तो फाइनाइट है, और या तो एम्प्टी हो जाए, या फिर हैविंग डेफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, या उसमें डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट हो जी, तो उस सेट को हम क्या कह देते हैं जी? फाइनाइट सेट कह देते हैं जी। और अगर ये सिचुएशन ना हो जी, अदरवाइज लिख दूं जी इसे, अदरवाइज द सेट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। अदरवाइज द सेट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। देखिए जी, 1 2 3 नेचुरल नंबर लिखे मैंने, कहां तक? 100 तक काउंट कर सकते हैं ना आप इन्हें? डेफिनेट नंबर है ना? आप बोलेंगे यस। क्या नाम देना पसंद करेंगे? आप बोलेंगे इसे दैट दिस इज फाइनाइट सेट। अगर इसी तरह से एक सेट, यही चीज चलो दोबारा से रिपीट करता हूं और इसको कुछ इस तरह से लिख देते हैं, तो यहां क्या देखा? ऊपर क्या देखा था आपने? ऊपर आपने देखा था 1 to 100 नेचुरल नंबर लिख दिया आपने, फिक्स है जी, 100 नंबर्स हैं, फाइनाइट हो गया जी। और यहां क्या लिख दिया? यहां देख रहे हैं आपके पास कोई लिमिट नहीं है जी, सेट का नाम हो गया इनफाइनाइट सेट। ठीक है, तो किसी भी सेट को देखिए, उसको थोड़ा सा लिखिए और उसके बाद डिक्लेयर कीजिए कि इफ दैट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट, फाइनाइट है या इनफाइनाइट सेट है। सेट को देख करके लिख सकते हैं जी। और आगे बढ़ते हैं जी। अब बात करें इक्वल सेट्स की। इक्वल, अब
इक्वल का क्या मतलब हुआ जी? एक सेट ये है, एक सेट ये है। कैसे इक्वल चेक करोगे? ये एलिमेंट देखो, ढूंढो दूसरी तरफ में, दूसरा एलिमेंट दूसरी तरफ, तीसरा, तो ऐसे ऐसे सारे के सारे एलिमेंट्स को देखो जी। अगर इधर वाले सारे एलिमेंट्स और उधर वाले सारे एलिमेंट्स बिल्कुल बराबर हों, जो यहां है बिल्कुल वहां है, ऑर्डर का कोई फर्क नहीं पड़ता जी, किसी भी पोजीशन पर लिखा हो, तो उसे हम क्या कह देते हैं कि दोनों सेट्स इक्वल हैं जी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भी छूट जाए कोई एलिमेंट ना, जो इधर है बिल्कुल वही के वही उधर, फालतू नहीं होने चाहिए। अगर यहां 5 एलिमेंट है तो उधर भी 5 होने चाहिए, यहां के 5 को उधर वाले 5 से मिला लो जी, मैच करते हैं, अलग अलग होंगे तब नहीं, इक्वल होने चाहिए, सेम होने चाहिए जी। तो इक्वल सेट्स किन्हें कहते हैं? टू सेट्स आर इक्वल if they have exactly the same elements। दो सेट्स को इक्वल आप कहेंगे अगर उनमें एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे, उन्हें हम इक्वल बोल देते हैं। जैसे मान लेते हैं जी, मैंने लिख दिया 4, 8, 12, 16, या मैंने लिख दिया 4, 12, 8 एंड 16, राइट? दीज आर द टू सेट्स। कितने कितने एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं आपको? 4 एलिमेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। मैच करने की कोशिश करें, 4 हेयर 4 हेयर, 12 12, 8 8, 16 16, सारे एलिमेंट्स मैच कर गए। तो दोनों सेट्स के बारे में आप क्या कह सकते हैं कि दे आर इक्वल। ठीक, आसान सी बात है। एक और एग्जांपल लिखते हैं। सी आपके पास एक सेट है, द लेटर्स ऑफ द वर्ड letters of the word follow। अब इस फॉलो को अगर आप रोस्टर फॉर्म में एक्सप्रेस करने की कोशिश करें तो FOL and then W, this is the roster form, these are the elements belongs to this। एक सेट और लिखता हूं, D, the set of the words right, the set of letters of the word WOLF, उसको रोस्टर फॉर्म में लिखा, कुछ आपके सामने है। अब देखिए क्या ये C और D आपस में एक दूसरे के इक्वल है? मैच करते हैं। F क्या प्रेजेंट है इधर? यस। O यस, L यस, W यस, सारे के सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, इक्वल हो गए सेट्स। ऑर्डर का कोई इफेक्ट नहीं होता, आगे पीछे लिखा हुआ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जी। तो आप बोलेंगे C इक्वल टू D, दीज आर द टू सेट्स। ऊपर हमने लिखा था A एंड B, A इक्वल टू B, एंड इन द सेकेंड केस हमने लिखा द सेट C इज इक्वल टू द सेट D, राइट। नेक्स्ट हमारे पास आता है सबसेट्स। सबसेट्स, अब नाम, पहले हमने सीखा सेट,
अब आ जाइए उसके सब पर। सब का मतलब इन जनरल निकलता है पार्ट, यहां भी वैसा ही है। सबसेट का मतलब हुआ पार्ट ऑफ ए सेट। किसी सेट को लीजिए और उसमें से कुछ पार्ट को सेपरेट कर लीजिए, तो दैट पार्ट इज कॉल्ड द सबसेट ऑफ ए सेट। अगर मैं यहां पर पार्ट ऑफ सेट भी लिख दूं तो गलत नहीं होगा जी। तो सबसेट को आप पार्ट ऑफ सेट लिख सकते हैं जी। डिफाइन कैसे कर रहे हैं जी? लो जी, हम बात कर रहे हैं ए सेट जिसका नाम मैंने दिया ए। एक सेट ए इज द सबसेट। एक सेट ए सबसेट है किसका? ऑफ सेट बी। यानी हम कहना चाह रहे हैं कि सेट ए जो है वो सेट बी का पार्ट है। लेकिन कब होगा जी पार्ट? ए सेट ए इज द सबसेट ऑफ सेट बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। यानी आपने ए के सारे एलिमेंट्स को लिया और उनको बी में ढूंढ के देखा। अगर वो सारे के सारे बी में मिल जाते हैं तो आप क्या बोल देंगे कि ए जो है वो तो बी का हिस्सा है जी, बी का पार्ट है जी, बी का सबसेट है जी। तो आपने क्या बोला कि ए को सबसेट बोलते हैं अगर ए के सारे एलिमेंट बी का भी पार्ट हैं, तो ए को हम बोल देते हैं सबसेट ऑफ बी। अच्छा जी, कैसे लिखते हैं? हम लिखते हैं ए इज द सबसेट ऑफ बी। क्या रीड किया हमने? ए, और ये बीच में जो निशान लगाया इज द सबसेट, दिस इज द सिंबल फॉर द सबसेट। ए इज सबसेट ऑफ बी। अब ए तो बी का सबसेट हुआ, लिख देता हूं मैं यहां पर। हमने क्या लिखा? ए इज सबसेट ऑफ बी। अब बात आई बी कौन है जी? बी को कुछ ऐसा लिखते हैं जी। बी को रीड करते हैं बी इज द सुपर सेट ऑफ ए। बी इज सुपर सेट ऑफ ए। ए तो बी का सबसेट हुआ और बी सुपर सेट हुआ जी। करेक्ट। अब एक बात और बताएं कि भाई अगर ए और बी दोनों इक्वल सेट्स हैं तब भी तो सबसेट की कंडीशन चेक करेंगे जी। भाई ए और बी अगर दोनों सेट आपके पास हैं, आपने ए के एलिमेंट्स को चूज किया, बी में चेक किया, तो सारे के सारे एलिमेंट्स मिल जाएंगे बी में भी। तो तब भी क्या हम कह सकते हैं कि ए इज द सबसेट ऑफ बी? यस, बोल सकते हैं जी। तो कैसे लिखते हैं जी उस कंडीशन में? हम लिखते हैं ए इज सबसेट इक्वल टू बी। ए सबसेट है और साथ ही साथ ए जो है वो बी के इक्वल भी है जी। अगर हमारे पास ए इज सबसेट ऑफ बी है लेकिन ए बी के इक्वल नहीं है जी, तो ऐसी सिचुएशन को हम बोलते हैं कि ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। प्रॉपर सबसेट, इसका मतलब यह है कि अगर ए बी के इक्वल नहीं है, यानी ए के एलिमेंट्स बी के एलिमेंट से कुछ कम है, तो ऐसी सिचुएशन में हम ए को प्रॉपर सबसेट कह देते हैं। इक्वालिटी के केस में प्रॉपर नहीं बोलते हैं जी हम। राइट। अच्छा जी। इसके अलावा अगर किसी सेट में एक सिंगल एलिमेंट है तो उसको सिंगलटन भी बोलते हैं जी। इफ आई एम राइटिंग हेयर, इफ a set have only
one element, then that is called singleton. That is called singleton set. Right. सिंगलटन सेट। अब एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं, ए हमारे पास एक सेट है विच कंटेन 1 2 4 7 एंड 9। बी हमारे पास है 1 2 एंड 7 ओनली। अगर आप चेक करने की कोशिश करें क्या ए बी का सबसेट है, ए में 1 है, बी में भी है, 2 है, यस, 7 है, यस, 4 और 9 तो नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे कि ए तो बी का सबसेट नहीं है जी। लेकिन अगर बी को चेक करने की कोशिश करें कि क्या बी ए का सबसेट है, आपको दिखाई दे कि बी का हर एक एलिमेंट इधर दिखता है, 1 2 7। तो हम लिखेंगे A इज नॉट सबसेट ऑफ B, लेकिन इधर लिखेंगे B इज द सबसेट ऑफ A बिकॉज ऑल द एलिमेंट्स ऑफ B आर ऑल्सो इन A। B में प्रेजेंट सारे एलिमेंट A में है, इसलिए B को A का सबसेट बोल दिया जी। लेकिन A में प्रेजेंट सारे एलिमेंट B में नहीं है जी, इसलिए हम क्या बोलेंगे कि A इज नॉट द सबसेट ऑफ B। करेक्ट। ये तो हमने सबसेट सीखा जी। अब अगर हमें सबसेट्स लिखने पड़े जी, कोई एक सेट अगर हमें दे दिया गया A, चलो मैं सिंपली लिख लेता हूं 1 2 एंड 3। कितने एलिमेंट्स हैं? किसी भी सेट में जो एलिमेंट्स हैं ना उनमें कुछ ऐसे लिखते हैं एन ए इज इक्वल टू, कितने एलिमेंट के काउंट किए जी, काउंटिंग करनी है इनकी 3। तो हमने लिखा एन ए, एन का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द सेट ए इज इक्वल टू 3। सेट ए में प्रेजेंट एलिमेंट्स की संख्या 3 है जी। अब आपसे बोला गया कि इसके सबसेट्स लिखिए जी, आप इसके सबसेट्स लिख करके दिखाइए जी। अब सबसेट्स के बारे में आप सबसे पहली बात एक बता दूं कि फाइव, जिसे एम्प्टी सेट हमने बोला था, इज ऑलवेज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो इसलिए ये जो ए सेट आपके सामने आ रहा है इसका एक सबसेट 5 होगा जी। तो 5 कुछ इस तरह से जी। उसमें ब्रेसेस नहीं लगाने होते। ब्रेसेस जब आप लगाते हैं वो किसी एलिमेंट के लिए लगाते हैं। ये 5 तो आपके पास एम्प्टी है जी, तो जो आपके पास ऐसे एक सिंबल बना करके आप छोड़ दीजिए। अब क्या करें जी, एक एक एलिमेंट को लेकर के चलिए, उस सेट ए में से सिंगल सिंगल एलिमेंट कंसीडर कीजिए। दो एलिमेंट्स ले लीजिए जी। अब 1 2 बनेगा, 1 3 बनेगा, 2 3 बनेगा। और अब सारे के सारे एलिमेंट तीनों के तीनों ले लीजिए जी। तो आपने यहां देखा कि ये सारे सबसेट्स हमने बना लिए जी। काउंट करें जरा इन्हें, कितने हुए जी? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। यानी नंबर ऑफ सबसेट्स इस केस में बने कितने? 8। नंबर ऑफ सबसेट्स आर 8। अब सोचें कि क्या कोई रूल भी होता है जी, कितने नंबर ऑफ सबसेट्स बनेंगे? यस, आपने बोला
नंबर ऑफ सबसेट्स अगर आपको बनाने हैं तो कितने नंबर होंगे, उसके लिए एक फॉर्मूला हमारे पास है 2 to the power n। अब n क्या है? n हमारे पास है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। n क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट। किसी सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, दैट इज n। तो इस केस में आप देख रहे हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने थे जी आपके पास? 3 थे जी। नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनने चाहिए थे? 2 की पावर 3। कितने बने हैं जी? इतने ही बने हैं जी, 8 ही बने हैं जी। इट मीन नंबर ऑफ सबसेट्स 2 raised to the power n करके आप लोग लिख लिया करते हैं जी। करेक्ट। एक चीज और वो है जी पावर सेट। पावर सेट क्या है जी? अब ये जो सबसेट्स आपने लिखे आपके सामने जो थे, इनको भी अगर आप एक सेट बना दें, कैसे? जैसे मैं लिखता हूं पहले आपके सामने, ये लीजिए जी, आपने ब्रेसेस लगा दिए, इसका मतलब आप क्या बनाने जा रहे हैं? सेट बनाने जा रहे हैं। लिखो जी इसमें एलिमेंट जी, वहां से उठाओ जी। पहला था 5, दूसरा था ब्रेसेस लगा करके 1 2 3 1 2 1 3 2 3 एंड 1 2 3। करेक्ट। तो ये सारे के सारे क्या लिख लिया आपने इसके अंदर? सबसेट्स। और उन सबसेट्स का भी क्या बना दिया? सेट। यानी सबसेट्स को भी सेट बना दो, ब्रेसेस के अंदर लिख दो जी, तो वो क्या बन जाता है? पावर सेट। तो इसको अगर हम लिखें तो ये PA लिख देते हैं, P फॉर पावर। और कौन सा सेट था जी आपके पास? A। सेट A के लिए पावर सेट आपके सामने है जी। कैसे डिफाइन करूं जी? डिफाइन करना है द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए सेट। सेट किसका? सारे के सारे सबसेट्स का। द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए सेट इज कॉल्ड पावर सेट। Set of all subsets of a set is called the power set. Correct? Right? ठीक है? तो हमने क्या सीखा? हमने सीखा सेट्स। आज हमने सीखा सेट्स के बारे में, उनका रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म थी हमारे पास, empty set, finite set, infinite set, equal sets and finally the subsets। ठीक? राइट। इतना ही जी।